वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट में सरकार ने किसानों, गरीबों व मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। आम बजट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सराहना की है, वहीं विपक्ष इसमें खामियां गिना रहा है। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए। इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को कुछ राहत दी गई है। इनकम टैक्स की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं 5 लाख तक की इनकम वाले लोगों को सरकार ने इनकम टैक्स में 5% की राहत दी है। आम बजट को लेकर जनपद वासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जिले के जाने माने सीए केवड़िया मस्जिद निवासी मोहम्मद नोमान ने बजट को संतुलित बताया। कहा कि बजट में कोशिश की गई है कि अधिक लोगों को इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए। ग्रामीण संरचना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। ये बजट में खास तौर से जो फोकस है, चूंकि इंडिया एक नॉन टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी है जिसमें लोग टैक्स देने से बचते हैं, तो उनको नेटवर्क में लाने के लिए एक तो डिजिटाइजेशन पे जोर दिया गया है। डिजिटाइजेशन के ऊपर अगर जो लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं उनको 6% अगर अपनी टर्नओवर का वो इनकम शो करते हैं तो उसको प्रिजम्पटिव बेसिस पे मान लिया जाएगा। दूसरा, एक बड़ा बहुत दिनों बाद जो है टैक्स पेयर को बेनिफिट मिला है, खासतौर से पर्सनल टैक्स में, कि जो इनकम पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक थी उस पर 10% टैक्स लगता था, अब उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है। तो नॉर्मली अराउंड 50% जो है टैक्स सेविंग होगी, तो ये भी एक बड़ा मेजर है। दूसरे, फोकस किया गया ज़्यादातर रूरल स्पेंडिंग पे। बहुत सारी स्कीम दिया है नाबार्ड के थ्रू, बहुत सारे डेयरी को और भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश किया गया है। तो कुल मिला जुला के बजट ठीक है। और एक इसको हम एक रिफॉर्मिस्ट बजट तो नहीं, लेकिन एक पॉपुलिस्ट बजट कह सकते हैं। और एक दूसरा जो बिग रिफॉर्म है इंडिया के लिए, वो जीएसटी है, उसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए इस साल प्रॉमिस किया गया है। उसके साथ साथ रेल बजट पेश हुआ है, उसमें क्या? हाँ, चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 फरवरी को बजट लाया गया है और रेलवे बजट को साथ में भी कंसोलिडेट करके पेश किया गया है और काफ़ी पैसा उसके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है, साफ सफाई के लिए दिया गया है। अब सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। आज भी हम लोग जब सफ़र करते हैं तो उस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो पैसे तो बहुत दिया गया है, बजट में एलोकेट किया है रेलवे को, अब उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए साफ सफाई पे। सर, आम बजट के पेश होने से क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, क्या असर पड़ेगा? अब ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा जीएसटी आने के बाद। तो बहुत जगह बहुत ज़्यादातर आइटम्स जो है उससे अफेक्ट होंगे। कहीं टैक्स, ज़्यादातर ये अजम्पशंस हैं कि टैक्स कम ही होगा और टैक्स कंप्लायंस में भी थोड़ा आसानी होगी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या रही है जिस पर ज्यादा जोर दिया गया इस बजट में? सबसे ज्यादा इस पे फोकस किया गया है पहला कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से जुड़े, बैंक से ट्रांजैक्शंस हो, ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया गया है। दूसरा जो फोकस इनका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो टैक्स का कंप्लायंस करें और इसी के लिए इसको प्रमोट किया गया है। जो 5% रिड्यूस किया गया है टैक्स, इसी वजह से किया गया है। और तीसरा इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर स्पेंडिंग में काफ़ी एलोकेट किया गया है पैसा। वहीं शिक्षकों व कर्मचारियों को यह बजट रास नहीं आया। इनका कहना है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जो हमारा वेतन बढ़ा था वह टैक्स में चला जाएगा। देखिए, जो आज बजट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पेश किया है ये काफी सराहनीय है, लेकिन कुछ चीजें इसमें जो आज की महंगाई के दौर को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने स्लेब बढ़ा रखा है, केवल 2.5 को 3 किया,
जबकि ये 5 लाख तक होना चाहिए, जबकि 7 पे कमीशन लागू हो चुका है। इसको देखते हुए प्लस महंगाई दर को देखते हुए ये अगर दर जो है 5 लाख रुपए तक होती तो जितने हमारे छोटे कर्मचारी हैं उनको ज्यादा फायदा मिल सकता था। आज के तो समय में अगर एक अनुचर ग्रेड को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग जो है टैक्सेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज की महंगाई इतनी जो है ज्यादा है कि आज के समय में उनको जीवन निर्वाह करना टफ काम है। और जो इनका फोकस रहा है इस बजट की जो खासियत है, इन्होंने जो है मध्यम वर्गीय का ध्यान रखा है। इससे हम ये कुल अगर हम विश्लेषण करते हैं तो ये चीज पता चलता है कि बजट जो है इनका बेहतर से बेहतर है, जिसमें इन्होंने जो है जितने गरीब तबके के हैं, मध्यम वर्गीय हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान दिया है। इस आम बजट में थोड़ा तो संतुलित दिखा, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें असंतुलन था, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसमें कुछ खास बजट में नहीं पेश किया गया। यदि भारत का नागरिक स्वस्थ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजों पर ढेर पैसा कमा सकता है और गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ा सकता है। तो स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर कोई खास बजट में नहीं था। दूसरी बात कि 7 के कमीशन से जिस अनुसार से लोगों का पे बढ़ रहा है, इनकम टैक्स का जो स्लैब रखा गया 5%, 20% एंड 30%, तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है कर्मचारियों को। कर्मचारियों की जितना देंगे उससे ज्यादा वो वसूल ले रहे हैं। किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या है? किसानों के लिए कुछ खास नहीं, वो तो पहले से ही लगभग घोषित था, मीडिया दिखा भी रही थी। वो ठीक है किसानों के लिए, लेकिन जितना किसानों के लिए घोषित किया जाता है उसको 30% भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, सही से उसको लागू नहीं हो पाता है। घोषणा तो सभी बजट में होता है, लेकिन किसी भी बजट में उसको पूरा नहीं किया जाता है। देखिए, बहुत जितनी उम्मीद लोग किए थे उतनी उम्मीद तो नहीं, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा बजट। जैसे ये टैक्स का स्लैब थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था, जो 3 लाख है उसको करीब करीब 5 लाख के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि 7 पे कमीशन में ये हम लोगों की वेतन ज्यादा बढ़ेगा और उस हिसाब से अगर स्लैब नहीं बढ़ेगा तो हम लोगों की तनख्वाह जितना बढ़ा नहीं है उससे ज्यादा कटने के आसार हो सकते हैं। ठीक है, और युवाओं के लिए कोई खास तो नहीं रहा। अब ये मतलब जैसे ये है कि वह डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। मतलब उनके लिए जो भी दिखाई दे रहा है वो इनडायरेक्ट है, वो आगे होगा कि नहीं होगा वो गर्द में। जैसे अभी किसानों की बात की गई कि 2022 में मतलब उनकी मतलब क्या कहते हैं इनकम दुगनी हो जाएगी। अभी 2019 में मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इनकी सरकार गिर गई, तो यही कहेंगे कि हमारी सरकार आगे तक नहीं रही, तो पता चला कि हम नहीं कर पाए, नहीं तो हमारी सरकार रही होती तो हम 2022 तक दुगनी कर दिए होते। तो ये समय क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। 2022 में जो होगा तो बात की बात है। अच्छा, साथ ही साथ रेल बजट भी पास हुआ है, उसमें क्या? रेल बजट में तो कोई खास चीज नहीं दिखा। जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस बार के चुनाव की खास बात यह होगी कि इसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग मतदाता भी वोट डालेंगे। दिव्यांग मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने विशेष मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा है। इसी क्रम में बुधवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन में मॉक ट्रेनिंग सेशन रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वीप के प्रेक्षक मनीष गौतम रहे। इस दौरान जिले भर से आए दिव्यांग मतदाताओं को ईवीएम मशीन में मतदान कैसे करना है इसका प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कई मोटिवेशनल प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। आज हम लोगों ने एक विशेष मॉक ट्रेनिंग सेशन कलेक्ट्रेट में किया था, जिसमें हमने दिव्यांगों के लिए एक ट्रायल डेमो सेशन किया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के लोगों को किस प्रकार वो लोग ईवीएम मशीन को हैंडल करेंगे उसके बारे में बताया था और कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम भी था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बताया कि जिले में कुल 40,000 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनको मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए यह विशेष प्रोग्राम रखा गया। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं
कि 4 मार्च को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में वोट डाला जाना है और जिला निर्वाचन कार्यालय ने ये पहली बार प्रयास किया है, संभवतः उत्तर प्रदेश में भी, कि लगभग 40,000 दिव्यांग मतदाता हैं यहाँ पर और बूथ दोस्त जैसे ऐप बनाकर और सूक्ष्म तरीके से निगरानी करते हुए पूरे प्रशासन का यह प्रयास है कि कोई भी दिव्यांग मतदाता इस बार छूटने नहीं पाए। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 हजार तक दिव्यांग मतदाता हैं जिनकी विशेष तरीकों से पहचान की गई है और कोशिश प्रशासन की है कि हर ऐसे दिव्यांग मतदाता तक प्रशासन के व्यक्ति की सीधी पहुंच हो ताकि उनके आने लाने ले जाने से लेकर के और वोट डालने की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरीके से ये उम्मीद है कि आने वाले 4 मार्च को आजमगढ़ में दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी शासन की तरफ से यह कोशिश है कि जो भी परंपरागत तरीके हैं प्रचार प्रसार के और हमारे जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उन सबके सहयोग से ये कोशिश की जाए कि 4 मार्च को मतदान का प्रतिशत जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में, लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार बढ़े और उम्मीद है हमें कि हमारा जो ये लक्ष्य है ये पूरा होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मतदान का प्रतिशत है पूर्वांचल के इस आजमगढ़ जिले से निकलकर सामने आएगा। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई, सीडीओ महेंद्र वर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, स्वीप प्रभारी ऋतु सुहास सहित अन्य जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये जनपद के सबसे बड़े अफसर के सख्त निर्देश का असर है या फिर उन जिम्मेदार अफसरों को वाकई अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज और अपने कर्तव्य की याद आ गई हो। वजह कुछ भी हो, लेकिन अच्छी खबर यही है कि अब शहर का टूटा फूटा मिनी बाईपास मार्ग संवारा जा रहा है। महीनों पहले नगरपालिका आजमगढ़ और लोक निर्माण विभाग के कुछ ठेकेदारों कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े के बाद एक पक्ष ने रातों रात जेसीबी लगवाकर पूरा करा दिए गए इस काम को उजाड़ दिया था। शहर कोतवाली से सटे और डीएम कार्यालय से चंद कदम दूर हुए इस वाकये के बाद खुद डीएम साहब ने इसे तत्काल सुधारने का निर्देश दिया था, लेकिन महीनों तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इस बीच शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग बनी इस तोड़फोड़ की खबर 2 दिन पहले एबीसी चैनल ने दिखाई। लोगों को हो रही परेशानी और पीड़ा से जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अवगत भी कराया। नतीजा, उन्होंने नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अफसरों को आखिरी चेतावनी दे डाली। इसी के बाद वाकई अफसर हरकत में आए। बुधवार को यहां मजदूर लगा दिए गए थे। अब लग रहा है कि शहर के सुंदरीकरण अभियान का एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। मिनी बाईपास मार्ग और सुंदर हो जाएगा। यही तो चाहता है पूरा शहर। देखते रहिए एबीसी चैनल। विधानसभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना 7 फरवरी को जारी होगी। इसके बाद जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, सगड़ी, अतरौलिया व मुबारकपुर का नामांकन नवीन कलेक्ट्रेट भवन और मेहनगर, लालगंज, फूलपुर, दीदारगंज व निजामाबाद विधानसभा का नामांकन पुराने कलेक्ट्रेट भवन में होगा। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने दोनों स्थानों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। आप जानते हैं कि 7 फरवरी से यहाँ आजमगढ़ में 6ठे चरण में चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी 10 विधानसभाओं के लिए। उसी के तहत जो व्यवस्थाएं करनी है उसके बारे में हम और पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ निरीक्षण किए हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फोर्स लगनी है
और जो नियम है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जैसे प्रत्याशी जो आएंगे नामांकन भरने के लिए, उनके साथ 4 ही लोग आ सकते हैं। उनकी गाड़ी भी पर्याप्त दूरी में उनको पार्क करना पड़ेगा। समस्त जो मानक है उसी के हिसाब से अनुपालन करना पड़ेगा। कोई असला या अनधिकृत वस्तु की अनुमति भी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ एमएलसी चुनाव कल होनी है, उसकी भी व्यवस्था और तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल पोलिंग पार्टी प्रस्थान करेगी, परसों 3 तारीख को चुनाव होगी। दोनों बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया है। एमएलसी चुनाव में मैं जनता से अपील करता हूं कि चूंकि ये वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होती है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैंगनी कलर के स्केच पेन दिया जाता है, अतः वो जो बैंगनी कलर के स्केच पेन जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है, वो ही पेन से मार्क किए गए मत ही अनुमन्य है। बाकी अगर अन्य कोई पेन से अगर मत पत्र में अंकन होती है तो वो विधिमान्य मत नहीं मानी जाएगी। अतः मेरा अनुरोध है कि जो भी एमएलसी चुनाव में वोट डाल रहे हैं 3 तारीख को, वो जो निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई पेन जो बूथ में उपलब्ध रहेगी उसी का उपयोग करें। ये नॉमिनेशन यहाँ पे होने वाला है, तो कोशिश किया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट भवन को चिन्हित करके वहीं से नॉमिनेशन होगा और इसकी पूरी व्यवस्था, बैरिकेडिंग, इसके बारे में भ्रमण किया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो है इसमें डिप्लॉय किया गया है। पूरा होमवर्क हो चुका है हमारा और पूरा शांतिपूर्ण तरीके से और पूरा सख्ती के साथ इसको लागू किया जाएगा। वसंत पंचमी के दिन बुधवार को शहर के स्कूलों कॉलेजों में भी सरस्वती पूजन सहित ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के स्प्रिंगडेल स्कूल कैंपस में मैनेजर शरद राय के साथ पूरे स्कूल स्टाफ ने ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाई और उनकी आरती उतारी। स्कूल में छात्र छात्राओं को वसंत पंचमी के प्राकृतिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व के बारे में खूब बताया गया। इसके बाद यहाँ खेल प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें फ्रॉग रेस, जलेबी रेस आकर्षण का केंद्र रही। छोटे छोटे बच्चे जलेबी खाने के लिए खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात ये देखी कि कुछ टीचर जानबूझकर जलेबी लगी रस्सी ऊपर खींच दे रहे थे, जबकि इस प्रतियोगिता का मानक ये होता है कि रस्सी थोड़ी ऊंचाई पर बांध दी जानी चाहिए, यानी बच्चे कोशिश करें तो जलेबी पा सकें। लेकिन आलम यह था कि पूरा स्टाफ यही कह रहा था कि रस्सी और ऊपर खींचो कि बच्चे जलेबी न पा सकें। कैसे, जरा आप भी सुनिए। जंप करना है, जंप करके जो है आपको अपने और ऊपर करिए, बहरहाल ठंड के बीच वसंत पंचमी पर हुए इस आयोजन से बच्चे काफी खुश नजर आए। स्प्रिंगडेल स्कूल के प्रबंधक शरद राय ने एबीसी चैनल को बताया कि प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी बांटे गए। बसंत पंचमी में सर्वप्रथम स्कूल में जो है सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अध्यापक, हमारे प्रधानाचार्य समीम आरव, वाइस प्रिंसिपल मनोरमा पांडे और डायरेक्टर मुशरत शेख, सब लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से पूजा अर्चन की सरस्वती माता का। फिर उसके बाद जो है बच्चों का आज जो है स्पोर्ट्स गेम कराया गया है, जिसमें जलेबी रेस और जलेबी जंप, बिस्किट ईटिंग रेस, फ्रॉग जंप और 50 मीटर जो है रेस, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड का म्यूजिकल चेयर रेस, सभी प्रोग्राम कराए गए हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पाए जाने वाले सभी स्टूडेंट को जो है प्राइज दिया गया है। इसी क्रम में एलवल मोहल्ला स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी बसंत पंचमी के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ नजर आया।
स्कूल परिसर में माता सरस्वती का कीर्तन चल रहा था। इसमें शामिल हुए ज्यादातर शिक्षक शिक्षिकाएं पीले रंग का परिधान भी पहन कर आए थे, तो वहीं स्कूल के प्रबंधक पंडित सीताराम पांडे खुद भी कीर्तन पाठ में तन मन धन से शामिल हो गए थे। उधर सामाजिक संगठन लोक मनीषा परिषद के पदाधिकारियों ने भी वसंत पंचमी पर सांस्कृतिक और साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें कवि और साहित्यकार प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, युवा नाट्य निर्देशक राघवेंद्र मिश्र, शिक्षक और कवि डॉक्टर अखिलेश चंद्र के अलावा डीएवी महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह सहित कई विद्वतजन शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष पंडित जन्मेजय पाठक ने कहा कि हाँ, सचमुच वसंतोत्सव खास दिन है। यह बसंत पंचमी मां सरस्वती को पाकर एक नए युग का श्रीगणेश करने जा रही है। आज ही के दिन निराला जी इस धरती पर आकर हिंदी के माध्यम से जो संदेश दिया वह एक नए समाज, नए विचार और नए विकास की अवधारणा को पूर्ण करने का प्रयत्न रहा। प्रकृति में परिवर्तन तो वैसे पूरे साल होते हैं, लेकिन जो इस वक्त में दिखता है ऐसा फिर कहां। खेतों में ये सरसों के मुस्कुराते फूल, तो कहीं भंवरा और तितली भी। फुलवारी के फूल तो जैसे हंस हंस के कह रहे हों कि हां, ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका है। इस वसंत पंचमी पर केंद्रित खास रिपोर्ट दिखा रहा है आपको अपना पसंदीदा चैनल एबीसी चैनल। कहते हैं कि बसंत में सब कुछ संवर जाता है, सुंदर हो जाता है, लेकिन इस खुशनुमा मौसम और नयनाभिराम नजारों का मतलब तो तब है जब इसे आप खुद देख सकें, खुद महसूस कर सकें। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं ये अपने ही आजमगढ़ शहर का है। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय के समीप फूल बेचने वालों की यह बगिया मानो हर किसी को बरबस ही अपनी ओर बुला रही हो। ये सरसों के मुस्कुराते फूल भी शहर से सटे खेतों के हैं जो मानो कुछ गुनगुना रहे हों। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए,
बुधवार को वसंत पंचमी का महापर्व था, यानी एक ऐसा त्योहार जिसका महत्व वेदों पुराणों से लगायत आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी बखूबी बताया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज की भागम-भाग की जिंदगी से जैसे वसंत ही दूर हो गया हो। एबीसी चैनल की टीम ने बुधवार को ही अपने कैमरे में कैद किए 2 अलग अलग नजारे, एक जिसमें ये फूल हंस रहे थे, दूसरा शहर के मुख्य चौक का। यहाँ पर हर शख्स मानो कुछ ज्यादा ही बिजी सा, कोई हाथ में झोला लटकाए तो कोई रिक्शे पर जा रहा था, कोई बाइक पर ही पूरा परिवार बैठाने की जद्दोजहद में बेचैन, तो कोई खरीदे गए सामानों को समेटकर रखने में परेशान। बड़ी कोशिश, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जिसे बसंत या वसंत का दृश्य देखने की आतुरता हो। जबकि किसी के भी जिंदगी की उम्र की इसी से तुलना की जाती है। लोग कहते हैं कि इन्होंने इतने वसंत देखे हैं। कभी खुद से सवाल करिएगा कि आपने सचमुच में कितने वसंत देखे हैं। कम से कम इस वसंत पंचमी पर जरूर। यकीन जानिए, प्रकृति से जुड़ाव आपका जीवन बदल देगा। इन फूलों को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, जो मानो कह रहे हो कि कभी आना तू मेरी गली, तुझे पलकों पे रख लूंगा जी। सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा रे किरण किरण चुन कर धरती सज के सुनहरी बन गई रे। मैंने कहा सपनों से सजो तो वो मुस्कुराते सज गए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई, सजने के लिए मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंसती है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट के लिए 3 फरवरी को होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव के लिए गुरुवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जिले में पहलना को छोड़कर सभी 21 विकास खंड, टाउन एरिया, निजामाबाद एवं सरायमीर, नगरपालिका मुबारकपुर के साथ ही शहर के सिविली कॉलेज, डीवी कॉलेज, निस्वा कॉलेज, एसकेपी कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय सरफुद्दीनपुर में वोट डाले जाएंगे। एमएलसी चुनाव के लिए जिले में कुल 27,963 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान में केवल आयोग द्वारा दी गई बैगनी स्केच पेन का ही प्रयोग करना है। ये विधान परिषद का स्नातक वाला इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 29 केंद्र जिले में बनाए गए हैं और 53 पोलिंग स्टेशन हैं। सारे ब्लॉक इसमें केंद्र हैं। टाउन एरिया निजामाबाद सरायमीर, नगर पालिका मुबारकपुर और शहर के 5 कॉलेज हैं, सिविली, डीएवी, प्राइमरी पाठशाला सरफुद्दीनपुर, निस्वा और एसकेपी। ये कुल 27,963 मतदाता जिले में हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जैसे पोलिंग में होती है वो पूरी व्यवस्था है। बस केवल खास बात वही है जो पेपर में भी निकला हुआ है कि बैगनी कलर का स्केच पेन जो आयोग से निर्धारित किया गया है पीठासीन अधिकारी के पास रहेगा, उसी पेन से ही बैलेट पेपर में मार्किंग करनी है। अगर दूसरे पेन से मार्किंग करेंगे तो वोट अवैध हो जाएगा। ये पार्टियां नवीन कलेक्ट्रेट भवन जो सिविल लाइन में है वहां से सारी पार्टियां रवाना होंगी, लौट के वहीं आएंगी। सारी पार्टियों के डिब्बे जमा हो जाने के बाद ये सब गोरखपुर भेजे जाएंगे काउंटिंग।
विधानसभा का चुनाव मतदान नजदीक आ रहा है। यही वजह है कि आजमगढ़ में सियासी रार भी तेजी से बढ़ रही है और अब तो इस सियासी रार में सिर भी फूट रहे हैं, गोली भी चल रही है। ताजा वाकया गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धरनीपुर बिसेया गांव में हुआ है। यहां एक विधायक जी के समर्थक गांव में होने वाली मीटिंग की खबर बांटने गए थे। उसी दरमियान विरोधी पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। नतीजा, गांव निवासी अविनाश राय का सिर फूट गया तो इनके चाचा संदीप राय को गोली भी लगने का आरोप है। संदीप राय का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उनके परिवार वालों ने हमला करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। धरनीपुर बिसिया निवासी अविनाश राय ने बताया कि चुनावी गुटबंदी को लेकर ही हमला किया गया है। सर, चोट लगी जैसे कल हमारे दरवाजे पे विधायक जी की मीटिंग थी, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग मतलब गए थे सड़क उस पार गांव में। तो मैंने श्यामनारायण के मैंने उनके पुत्र अनिल आए हैं, उनके घर पे गए थे उनको कहने के लिए मतलब कल थोड़ा रहिएगा, ठीक है। तो ये मतलब उनके बगल के एक मैंने हैं राकेश राय, वो मैंने उन लोगों को फोन किए। इसके बाद वो लोग हम लोगों के ऊपर मतलब हमला कर दिए। तो किस चीज से हमला किए, क्या लोग हाल हैं? मतलब हमारे अंकल हैं संदीप राय, उनको मतलब गोली लगी है और लाठी डंडे से और फरसे से मतलब लोग मारे। ऐसा लगा था कि जैसे ठंडी जा रही हो, लोग भी निश्चिंत होते जा रहे थे। लेकिन यह क्या, पिछले 3-4 दिनों में सर्दी रिटर्न का जो काउंटडाउन दिखाई दे रहा है, उसने सभी को जैसे ठंडा कर दिया हो। फिर से स्वेटर, टोपी और कोट से लैस होकर ही लोग घर से निकल रहे हैं। बुधवार को भी घना कोहरा और सर्द पछुआ हवा चल रही थी, तो जैसे लोगों का कलेजा चीर दे रही हो। इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में अब शहर के लोग अलाव खोज रहे हैं, लेकिन अलाव रहे तब तो मिले। ठंड पहले तो धूप निकलती थी, अच्छा लगता था, लेकिन इधर कुछ दिन से इतना ज्यादा गलन है, सुबह शाम शीतलहरी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। और किसी भी तिराहे पे या चौराहे पे समझे अलाव की व्यवस्था नहीं, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ठंडक की वजह से सारे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। जिसके पास व्यवस्था हो रही हो तो ठीक है, सुधार कर ले रहा, अपने अलाव जला ले रहा है। बाकी जो निम्न लोग हैं या छोटे लोग हैं वो कहाँ व्यवस्था करेंगे? न नगर पालिका की तो कोई व्यवस्था है, रात में किसी चौराहे पे अलाव जला जा रहा है। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि उसकी व्यवस्था करवाएं और नगर पालिका से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अलाव जलवाएं, और जिससे मतलब जो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं या ठंड से जो लोग परेशान हैं वो मतलब उनको कुछ मतलब। राहगीर हो या दुकानदार या फिर जरूरी काम से निकले लोग, सभी का कहना है कि अगर ठंड बढ़ी है तो अलाव का इंतजाम भी होना चाहिए। अमीर लोग तो अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन गरीबों पर क्या गुजरेगी, यह नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। लेकिन अब इस साल एक बार भी लकड़ी नहीं गिरा है। ठंडी तो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठंडी के मारे अब सब आदमी हम लोग कपड़ा डाल लोल के जला के मट्टी के तेल तापते हैं। क्या कहना चाहते, कहने का मतलब हर साल गिरता था, अब की नहीं गिरा है तो क्या किया जाए।